For the presentation is dispersed dyes for polyester. So the contents of my presentations are introduction of dyes, then why we use dispersed dyes, properties of dispersed dyes, class. आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर, क्लियर आ रही है। चलो ठीक, अब मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। बीच में अगर क्योंकि मोबाइल नहीं है कि आप मुझे मैसेज करें, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं पे फिर हैंड रेस कर देना अपने क्लास में अगर किसी नहीं जगह शो पे हो रही मसला। सर, इसके आगे कुछ आ गया भाई। ये आप उसको रिफ्रेश करें या बंद करके दोबारा करें। समटाइम वो मुझे समझ आ गई है, ये नेट की स्पीड की वजह से होता है कि समटाइम वो आपको आगे कुछ आ रहा होता है, लेकिन वो आपको थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा आई थिंक सो, या बंद करके दोबारा चलाएंगे तो शायद ठीक हो जाए। Classification of dispersed dyes, its manufacturing process, and then we will see the colors of dispersed dyes, sublimation fastness. Then we will see the dyeing mechanism. In this mechanism, we will see three methods: carrier dyeing method, high temperature dyeing method, and thermosol dyeing method. And at the end, we will see printing with dispersed dye. So first, ये जो डाइंग मैकेनिज्म है ना लिखे हुए, कैरियर डाइंग का मतलब ये होता है कि हम इसमें आपको बताया था कि पॉलिएस्टर की जो डाइंग होती है वो होती है 130 डिग्री पे, जो हाई टेम्परेचर पे। तो मोस्टली कैरियर के साथ फिर हम लो टेम्परेचर पे डाइंग कर सकते हैं। कैरियर क्या करता है, आपके टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इसमें ये कि आप 100 पे इस तरह से टेम्परेचर पे भी आप डाइंग प्रोसेस कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर डाइंग वही है 130 पे। थर्मोसोल डाइंग है, ये कंटिन्यूस डाइंग है। थर्मोसोल मशीन का नाम है, और ये जो है वो उसको मतलब एक कंटिन्यूस, इस पे थर्मोसोल डाइंग पे पॉलिएस्टर भी, उसकी भी डाइंग हो जाती है और इसके अलावा रिएक्टिव की भी हो जाती है। तो ये कंटिन्यूस डाइंग मशीन है, ठीक है, ये उनके नाम है। moving toward the introduction. Dyes are colored, unsaturated organic chemical compounds capable of giving color to a substrate. At its style, example, coloring a dyeing it. Why we use dispersed dyes? The term dispersed dyes have been applied to the organic coloring substances which are free from ionizing group and are of low water solubility, and these are suitable for dyeing hydrophobic fibers. Some fibers are hydrophobic, so for the dyeing of that type of fibers, we use the dispersed dyes. Because the dispersed dyes are free from ionizing group. So here are some examples of the fibers which we dye by using the dispersed dye. These are cellulose, acetate nylon, polyester, acrylic. इसमें जो सेलुलोज एसीटेट बताया ना, ये सेलुलोज तो आपको पता है नेचुरल फाइबर है, वो सिंथेटिक में नहीं आता। ये ज्यादातर हम हाइड्रोफोबिक फाइबर वो होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है, ये जैसे लिखा हुआ है। तो ये जो है ना सेलुलोज एसीटेट है पूरा, ठीक है। ये सेलुलोज अलग और एसीटेट अलग नहीं है। सेलुलोज एसीटेट है रीजनरेटेड सिंथेटिक, मतलब इसका रॉ मटेरियल सेलुलोज होता है, लेकिन हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं। ये आपको मैंने जो फाइबर की टाइप्स पढ़ाई थी उसमें भी ये था। नायलॉन ऑलरेडी आपको पता है पॉलीमाइड है, ये वैसे ही सिंथेटिक है। पॉलीएस्टर है, ठीक है, ये भी सिंथेटिक है। एक्रिलिक जो है ये भी सिंथेटिक है, और कोई और भी हो सकता है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी जज़ब नहीं करते, और ये जो नेचुरल होते हैं ये आपको पता है मॉइस्चर रिगेन होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो मॉइस्चर रिगेन इनका कम होता है या ये बिल्कुल नहीं होता, मतलब पानी इनके अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होता। And other synthetic fibers. So why we use dispersed dye for the hydrophobic fibers? Because the negative charge on the surface of the hydrophobic fibers like polyester cannot be reduced by any means. So the non-ionic dyes like dispersed dyes are used which are not influenced by that surface charge on the hydrophobic fibers. So here are some properties of the dispersed dyes. Dispersed dyes are non-ionic dyes, so they are free from ionizing group. They are ready-made dyes. अगेन ये जो जुमले का मतलब है, द नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक फाइबर लाइक पॉलिएस्टर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी मींस, यानी कि उसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो नॉन एनिक डाइज लाइक डिस्पर्स्ड डाइज आर यूज्ड व्हिच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द
सरफेस चार्ज, यानी कि नॉन आयनिक हैं, वो उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से दूर नहीं होते उससे। अदरवाइज आप ये अगर जो दूसरे डाइज होते हैं उसकी जो केमिस्ट्री आपको पता है, जैसे अगर Cl ग्रुप उतरा था उसमें रिएक्टिव में देखा था तो नेगेटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पे फिर रिपल्शन आने का चांस होता है, इसलिए ये जो है ना रिपल्शन नहीं होती यहाँ पे। Dyes and are insoluble in water, are heavy, or have very low water solubility. They are organic coloring substances which are suitable for dyeing hydrophobic fibers. Dispersed dyes are used for dyeing man-made cellulose, ester, and synthetic fiber, especially acetate, polyester. ये अगेन यहाँ पर आपने वही मिस्टेक हो रही है कि सेलुलोज एस्टर की बात हो रही है। सेलुलोज और एस्टर को अगर आप अलग बोलेंगे फिर नहीं समझ आएगी, ठीक है। डिस्पर्स डाई यूज फॉर द डाइंग मैन मेड सेलुलोज एस्टर, ठीक है। ये बात हो रही है कि मैन मेड सेलुलोज जो है, अदरवाइज अगर आप सेलुलोज अकेला बात करेंगे तो वो तो मैन मेड आप नहीं बनाते, सेलुलोज के साथ कुछ और, ये भी रॉ मटेरियल इसका सेलुलोज होता है, ये इसका मतलब है। Fibers and sometimes nylon and acrylic fibers. Carrier dispersing agents are required for dyeing with dispersed dyes, and we will see the carrier dispersing agents in carrier dyeing method. And then the dispersed dyes have fair to good light fastness with rating about 4 to 5. ठीक है, ये अगेन रेटिंग 4 to 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी रेटिंग है। 5 का मतलब है कि कलर फास्टनेस उसका कलर खराब ही नहीं हुआ। 4 to 5 भी नॉर्मल है, अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी है यानी कि। तो डिस्पर्स डाइस की जो है ना मतलब अच्छी या बहुत अच्छी होती है लाइट फास्टनेस, और ये अगर सूरज की रोशनी इन पे पड़े तो या वो लाइट पड़े तो उससे ये कलर फेंट नहीं होता। कैरियर और डिस्पर्सिंग एजेंट्स से ये जो है ना मतलब वो आगे इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर इस चीज की मजीद डिस्कशन हो जाएगी। The wash fastness of these dyes is moderate to good with rating about 3 to 4. Of all ठीक है, dyes, वॉशिंग इनकी थोड़ी सी नॉर्मल होती है एज कम्पेयर टू लाइट फास्टनर। लाइट फास्टनर ज्यादा अच्छी होती है, वॉशिंग फास्टनर 3 to 4 है, मतलब ये भी बुरी नहीं कह सकते आप, दरमियानी से आप कह सकते हैं। dispersed dyes are of smallest molecular size. Generally dispersed dyes are derivatives of azo, anthraquinone, nitro, and quinine groups. ये जो केमिस्ट्री है एजो, अब देखें जब हम बात करते हैं कि एजो डाइस बैन हो चुके हैं तो हम लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज ये होते थे कि हम एक एजो डाइस की क्लास थी जो कि लाइट फास्टनेस उनकी वॉशिंग फास्टनेस बहुत अच्छी थी, रिएक्टिव डाइस से वो बैन हो गई थी आज से काफी 20-25 साल हो गए। अब जो है ना एजो ग्रुप आपको रिएक्टिव में भी नजर आएगा, आपको डिस्पर्स में भी, आपको काफी एसिड डाइज में, बेसिक में आपको ये एजो ग्रुप नजर आएगा। ये एजो ग्रुप है, ये उसकी केमिस्ट्री है। इसके अलावा ये देखें एंथ्राक्विनोन केमिस्ट्री है, नाइट्रोक्विन और क्विनोन ग्रुप है, ये सिर्फ उनके जो है ना मतलब एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब बाद लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि एजो डाइज जो है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आगे इनके ऊपर आप रिसर्च पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये चीज काफी कंफ्यूजिंग होती है कि एजोडाई सर ने कहा था बैन हो गए हैं, पढ़ते भी हैं तो ये कहाँ से एजोडाई। तो एजो ग्रुप जो है ये कपलिंग रिएक्शन में जब आप कपल करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो ग्रुप है उसको हम एजो ग्रुप कहते हैं। They do not undergo any chemical change during dyeing. But there is one defect of dispersed dyes, that is, in the presence of nitrous oxide, textile materials dyed with certain blue and violet dispersed dyes with an anthraquinone structure will fade. This is called gas fading of dispersed dyes, which is a defect of this dye. और ये जो डिफेक्ट है ये भी अब मेरा ख्याल काफी हद तक इस पे भी ओवरकम कर लिया है, इस चीज का मतलब कोई इतना ज्यादा मसला नहीं। अब हर तरह के डाइज जो है वो डिस्पर्स में, इसके ऊपर भी रिसर्च होती रहती, चीजें बनती रहती हैं। तो अब बड़े अच्छे वायलेट्स हैं, वायलेट्स की बड़ी रेंज है डिस्पर्स डाइज में, ब्लू की कई किस्म के हैं और बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर है, तो हम वो ज़्यादा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो जाती है तो ये खराब नहीं होते, फेडिंग नहीं होती। फेडिंग मतलब कलर खराब हो जाना। Next is the classification of dispersed dyes. We classify dispersed dye on the basis of chemical structure, on the basis of fastness property, and on the basis of energy requirement. So first, on the basis of chemical structure, there are nitro dyes, aminoketone dyes, anthraquinoid dyes, monoazo dyes, and diazo dyes. And according to fastness properties, there are 4 groups. Group A, these dyes have excellent dyeing properties and good fastness properties. And the group B dyes are excellent in high temperature and for carrier dyeing with moderate fastness. Group C, these are moderate for carrier and high temperature dyeing with higher fastness property than group B dyes.
and the group D are of excellent fastness to heat, but for dyeing properties on carrier method. According to energy requirement, low energy dyes, medium energy dyes, and high energy dyes. The medium energy dyes, these dyes are used to dye with carrier. For dyeing, 77 degrees Celsius temperature is required, and they have extremely poor resistance to sublimation. ठीक है, ये जो डाइज हैं इनको हम लो सब्लिमेशन डाइज भी कहते हैं, मीडियम सब्लिमेशन और हाई सब्लिमेशन जो हम इंडस्ट्री में टर्म यूज करते हैं। ये वही मैंने आपको बताया था कि जो लो सब्लिमेशन है ये हम कैरियर उसके साथ 70-80 पे डाई कर लेते हैं, और इसके अलावा जो है ना ये ज्यादातर एक्रिलिक फाइबर के लिए हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो मीडियम है इनसे हम डाई भी कर लेते हैं, और कुछ इनके कलर जो है ना उसको प्रिंटिंग में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जाके होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। ये जो हाई टेम्परेचर हाई सब्लिमेशन डाइज हैं ये बहुत एक तो अच्छे होते हैं, दूसरा ये 130 डिग्री से नीचे जो है ना इनका रिजल्ट नहीं आता, और ये हम डाइंग में भी और प्रिंटिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लो जो है वो प्रिंटिंग में नहीं हो सकते यूज, मीडियम कुछ हद तक यूज हो सकते हैं, कुछ हद तक नहीं हो सकते, मतलब देखना पड़ता है कौन सा कलर है। जैसे रेड F3BS है, वो अब हमारे पास उसके ऑप्शन में नहीं था कोई और कलर, तो वो कलर हम जो है वो प्रिंटिंग में भी लगा लेते हैं। इसके अलावा ब्लू 2BLN है, इस तरह के कुछ कलर हैं जो कि जिनके पास हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होती, तो हमें फिर करना पड़ता है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना। कुछ इसी तरह से कुछ इंडिया के डाइज हैं और कुछ चाइना के हैं, दोनों के भी शेड में काफी हद तक फर्क होता है। तो नाम और क्लास उनकी सेम होती है, तो नामों से ही हमें इनकी क्लास का पता चल जाता है। और जो हाई एनर्जी है वो तो बेस्ट है प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रिंटिंग में हमारी कोशिश होती है कि हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी डाइज जिसको लिखा हुआ है वो यूज करें। Medium energy dyes, these dyes are used to dye mostly in between temperature 104 to 110 degrees Celsius, which provides better sublimation fastness than that of low energy dyes. And the high energy dyes, these dyes are used to dye at temperature above 129 and are suitable for continuous dyeing. They provide all-round fastness properties. So here are following chemical groups in dispersed dyes: monoether dyes, anthraquinone dyes, and so on, and these their percentages in dispersed dyes. So next is the manufacturing process of dispersed dyes. Each color of dispersed dyes requires different raw materials because there is a wide range of colors, and each has its own manufacturing process. The difference in process is primarily in the reaction period. The general steps that are involved in the production of dispersed dyes are diazotization, coupler preparation, coupling, filtration, dispersion, and drying. Diazotization is the process of reacting a primary aromatic amine with nitrous acid in the presence of excess mineral acid to produce diazo compound. अब ये देख लें, अगर आप इसमें देखें तो डाई एजो लिखा हुआ है, तो ये डजंट मीन कि ये एजो क्लास या वो जो बैन डाइज हैं जो कार्सिनोजेनिक थी वो हैं। ये वाला ग्रुप आपको अक्सर डाइज में नजर आएगा। ये क्रोमोफोर मतलब जनरेट करने के लिए, और उसको आपको विजिबल रेंज में आपको ये अक्सर डाइज में ये डाई एजो ग्रुप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये कपलिंग रिएक्शन से ये चीज हमारी बनती है, तो ये आपको अक्सर जगह पे नजर आएगा। Para-nitroaniline is added to a mixture of water and hydrochloric acid. The content is stirred and ice is added. The diazotization is carried out by adding sodium nitrite. In the meantime, 198 kg of 2,2-N-ethyl ethanol is added to a hydrochloric acid and stirred for 19 minutes. When the dissolution is complete, the solution is diluted with 3,000 liters of water and 1,000 kg of ice added to bring down the temperature. Then the diazo solution runs into this above solution in 2 hours. The बर्फ हम इसलिए डालते हैं कि ये जो है ना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और इतनी ज्यादा हीट निकलती है, अगर ये वैसे रिएक्शन हो तो वैसे ही पूरा प्लांट ही आपका उड़ जाए। ठीक है, ये एक तरह का बम बारूद वाला सिस्टम होता है। तो हाइट जहां पर आपका टेम्परेचर आपने डाउन रखना होता है तो वहां पे आप चिलर या फिर इस तरह से आइस को यूज करते हैं ताकि टेम्परेचर आपका जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। For 15 minutes and 2,000 liters of water
200 kg sodium bicarbonate, and 200 kg ice are added in 3 hours. The stirring is continued overnight. The contents are diluted and filtered. The actual dye that is formed in the form of large particles during the last stage of its manufacture, and in this it is unsuitable for dyeing. So the stabilization of the dye bond involves incorporation of large amount of suitable dispersing agent followed by grinding. So for converting the large particles of dispersed dyes into smaller particles, there are two methods. In one method, the dye in the form of the filter cake is mixed with a concentrated solution of the dispersing agent in the water, partially dried or drum dry, and converted into a sticky mass. This mass is then fed to rollers situated close to each other but rotating at different speeds. The shearing action exerted on the die by the rotation of the roller reduces the particle size of the die, and this is further followed by grinding and dyeing. And another method, the dye paste is milled in the presence of a large excess of dispersing agent and then drying in the spray dryer, in which the paste is sprayed into a stream of hot air when the water present is rapidly evaporating. This is a process. इसमें किरण आपने भी और बाकी बच्चे एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप कोई प्रोसेस बताते हैं ना तो नेट पे या तो इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनाया करें साथ, एक पूरा रोड मैप जैसे ये बनाया कि पहले क्या हुआ, ये आपको खुद भी बनाने आने चाहिए। सिंपल आप जो है ना इंक्स में सॉफ्टवेयर में या इवन 3D पेंट जो है वो आपके सिंपल हर लैपटॉप में होता है, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। तो ये भी आप प्रैक्टिस करें, जब आप पेपर पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे आपको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जमा करवाना पड़ता है, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह की जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, क्या ऐड किया क्या नहीं ऐड किया, एक फ्लो शीट डायग्राम होती है, वो आप लोग इस तरह की चीजों की डायग्राम बनाया करें। अगर नेट पे नहीं मिलती आपको खुद भी आनी चाहिए बनानी। This is a general process which we use for the production of dispersed dye. Here are the following color of the dispersed dyes. There are so many colors, but I mentioned only few of them. The first one is dispersed red 9. Its commercial name is SRA red. Its color on fiber is bright bluish red. This is the formula structure of dispersed red 9, and we prepare it by treating 1 anthraquinone sulfonic acid with methylamine under pressure. The next one is dispersed orange 11. Its commercial name is SRA orange 2, and its color and fiber is bright orange. And this is its formula, and we prepare it by treating nitrate 2-methyl anthraquinone and reduce it. The next one is dispersed red 15. Its commercial name is fast red 15, and its color and fiber is bluish pink, and its preparation is nitrate 1 hydroxyanthraquinone and reduced with sodium sulfide. Dispersed blue 22. Its commercial name is SRA fast blue 3, and its color and fiber is bright reddish blue, and we prepare it by react leucoquinizidine with methylamine and oxygen. एक चीज और इसमें आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, वो ये कि ये लो सब्लिमेशन में है, हाई में है या मीडियम में, वो जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जैसे फास्ट ब्लू 2 इस तरह के कलर तो आपने कमर्शियल नाम लिखे हुए हैं, लेकिन प्रेपरेशन का मेथड भी है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं वो भी आपको क्लासिफिकेशन, चाहे वो उसके नाम के हिसाब से हो, एनर्जी के हिसाब से हो, या कोई भी क्लासिफिकेशन साथ जरूर मेंशन करते हैं। And this is the formula structure of dispersed blue 22. The next one is dispersed red 4. Its commercial name is fast pink RF. Its color and fiber is bright pink, and we prepare it by treating purpurine with ammonia to give 1 amino 2,4 hydroxyanthraquinone and treat with dimethyl sulfate. Next is the sublimation fastness of dispersed dye. Sublimation is a process of phase change from solid to gas without going into liquid phase. Fastness to sublimation is probably the most important requirement of dyed polyester apart from fastness to light. The migration behavior and wet fastness of dispersed dye and polyester are closely involved with their response to heat treatment. इसका ये मतलब है कि जो मोस्टली सब्लिमेशन का ये प्रॉपर्टी कि आप लाइट में तो नहीं उड़ता, लेकिन समटाइम
अगर सबलाइम हो जाए तो वो कलर आपका वैसे ही उड़ जाता है डिस्पर्स का। आपको थोड़ी सी हीट लगे तो पता लगे कि आपका जो है ना रंग ही उड़ गया पॉलिस्टर से। और माइग्रेशन बिहेवियर होता है कि आपने जब उसको डाई किया या उसका होता है प्रिंट किया, तो वो कलर जो है वो वहां से फैले ना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन बिहेवियर। और ये अगर आप डाइंग करते हैं, कंटिन्यूस डाइंग की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे सेंटर साइड वेरिएशन, वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो माइग्रेशन की वजह से होने का चांस होता है। कलर जो है जिसको कहते हैं हम कि एक तरफ को लुढ़क गया ज्यादा, एक तरफ को कम हो गया। इस तरह से वेट फास्टनेस, इसमें वेट फास्टनेस में बहुत सी चीजें हैं। एक तो वेट रबिंग फास्टनेस होती है, जो कि रबिंग करने से पता चलती है। इसके अलावा वॉशिंग फास्टनेस, वो भी वेट, यानी कि रिलेटेड टू लिक्विड कोई भी फास्टनेस, उसमें आपकी परस्पायरेशन फास्टनेस भी होती है, जिसमें एसिडिक और अल्कलाइन। फिर एसिडिक और अल्कलाइन फास्टनेस हो, चाहे वो वॉशिंग हो चाहे कोई भी फास्टनेस हो, उनके फिर आगे दो ग्रेड होते हैं। एक होता है स्टेनिंग और एक होता है चेंज इन कलर, कि यानी कि उस ट्रीटमेंट के बाद उसका अपना फैब्रिक का कलर कितना चेंज हुआ। दूसरा स्टेनिंग होता है कि मल्टी फाइबर पे या दूसरे कलर जो फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा आप घरों में कपड़े श्रिंक करते हैं, श्रिंक करके जब दूसरे के ऊपर आप लगाते हैं कोई कपड़ा दूसरा भी, तो उस पर उसका रंग चढ़ जाता है। व्हाइट शर्ट आपने धोई अपने किसी फीमेल के सूट के साथ जेंट्स की, तो वो रंग उस पे जो है ना उसके कॉलर पे उधर चढ़, अब वो अक्सर देखा होगा आपने, वो उतरता नहीं है। इसको हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को स्टेनिंग प्रॉपर्टी। और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये भी मोस्टली प्रॉब्लमेटिक होती है। हमने ये देखना होता है स्टेनिंग कितनी है किसी दूसरे फाइबर के ऊपर। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी हम मोस्टली ये चीजें चेक करते हैं जब भी हम किसी फैब्रिक की क्वालिटी देखनी होती है। Adequate fastness to heat is essential so that the dyed material will withstand with the conditions encountered in heat setting, durable plating, ironing or pressing of the goods during the making up of garments, finishing process where high temperature is involved, and thermal fixation of prints. The poor sublimation fastness results in the following problems. It will create change in original shape, staining on adjacent fibers in contrast, dyed fabrics, poor color yield and fixation rate in thermal fixation of ये जो हमने ऊपर लिखा ना हीट सेटिंग, हीट सेटिंग असल में होती है ये स्टैंडर्ड मशीन के ऊपर कंटिन्यूअसली हम उस फैब्रिक को, आपको बताया था कि अगर कि आपको याद होगा कॉटन की जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको स्पेंडेक्स फाइबर का या लाइक्रा का बताया था, तो जो स्ट्रेचेबल कॉटन के अंदर होता है उसको भी हम हीट सेट करते हैं, ताकि वो जब आप डाइंग या उसका प्रोसेसिंग करें तो वहां पर लाइनें ना पड़े या वो फैब्रिक जो है ना अजीब सा डी शेप ना हो जाए, यानी कि उसकी बोइंग और स्क्रीन का इशू भी खत्म हो जाए, श्रिंकेज के भी प्रॉब्लम काफी हद तक, इसके अलावा स्टिक्स आ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, उन चीजों को भी खत्म करने के लिए हम फिर हीट सेट करते हैं। सेम हमें पोलिएस्टर में भी प्रॉब्लम आता है कि ये जब हम इसकी डाइंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस डाइंग हो चाहे हम उसकी एग्जॉस्ट मशीनों में, जैसे हम मैंने आपको बताया था वो जेट मशीन में हम अक्सर पोलिएस्टर डाई करते हैं, तो जिगर्स पे भी हो जाता है, हाई प्रेशर जिगर्स पे भी हम डाइंग करते हैं। इन कलंडरिंग मशीन पे या इस तरह की, सॉरी कलंडरिंग कह रहा हूँ, ये जो जेट मशीन या हमारी जिगर की मशीनें हैं वो डिसकंटिन्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंटिन्यूस डाइंग या प्रिंटिंग की मशीनें हो, दोनों में अगर हम इसको हीट सेट नहीं किया होगा तो हमें काफी हद तक प्रॉब्लम का आने का चांस है। वहां पे इतनी पक्की लाइनें पड़ जाती है फैब्रिक पे, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, हीट से प्लस माइनस होने का चांस होता है, तो फिर वो जो है ना वो हमें डाइंग में भी शेड में भी मसला करेगा, स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, और भी इसके काफी ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा 100% पोलिएस्टर में ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपका ब्लेंडेड फाइबर है, जैसे आपने 80% कॉटन है, 20% पोलिएस्टर है, या 35% पोलिएस्टर है, हमारे यहाँ पे मोस्टली 35% ऊपर जो है ना कम ही है, या मोस्टली बहुत ज्यादा भी हो तो 50-50 होता है, तो उसमें काफी हद तक ये प्रॉब्लम कम होती है एज कम्पेयर टू 100% पोलिएस्टर। तो ये भी बात आप अपने माइंड में रखिएगा। print, staining of dyed polyester, sewing threads after stitching and embroidering contrast stitched and embroidered articles. Cross staining during storage. ठीक है, ये सेम आप देखें चेंज इन ओरिजिनल शेड, जो मैंने आपको बताया कि जब हम उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी चेक करते हैं असल शेड कितना चेंज हुआ, स्टेनिंग ऑन एडजस्टेंट फाइबर इन कंट्रास्ट डाइड फैब्रिक, कि अगर हम कंट्रास्ट बनाते हैं, जैसे इसका मतलब है हमने अगर ब्लैक और व्हाइट शेड की प्रिंटिंग कर दी या डाइंग कर दी, तो अगर बाद में पता चले आपने वॉश किया है तो काला रंग उतर के व्हाइट के ऊपर टिंट आ गया तो वो बुरी बात है। इस तरह से आपने मैरून और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाया है
तो व्हाइट के साथ हो या लाइट पिंक का आपने नेवी के साथ कंट्रास्ट बनाया हुआ है, तो फिर इस कलर एक कलर उतर के दूसरे पे चढ़ जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम है। इसको स्टेनिंग को भी हम अवॉइड करते हैं और हम फिर उस हिसाब से ही डाइस की सिलेक्शन करनी होती है, उस हिसाब से ही हमने केमिकल डालने होते हैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए। इसमें काफी हद तक हमें डिस्पर्सिंग एजेंट भी हेल्प आउट दे देते हैं कि हम कोई केमिकल यूज करते हैं कि ये फाइव कलर उतरे भी अगर तो वो उसको डिस्पर्स हो जाए मीडिया में लिक्कर के अंदर, दोबारा से उस कपड़े के ऊपर ना चढ़े। इस तरह से पुअर कलर यील्ड एंड फिक्सेशन रेट इन द थर्मल फिक्सेशन प्रोसेस। थर्मल फिक्सेशन में हाई टेम्परेचर पे जब फिक्सेशन होती है प्रिंट्स की, जब आपने प्रिंट किया तो आप एक तो प्रिंट कर लिया मशीन पे, उसके बाद इसकी फिक्सेशन होती है। वो फिक्सेशन प्रोसेस में भी माइग्रेशन और इस तरह के प्रॉब्लम आने का, या कलर यील्ड कम हो जाए या कलर उड़ जाए या सब्लाइम हो जाए, तो हाई सब्लिमेशन कलर हम इसलिए यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे जो वो स्टेबल है। ये ना हो कि वो आप अगर लो सब्लिमेशन कलर यूज करेंगे तो वो तो कलर वैसे ही उड़ जाएंगे वहां पे ना, तो गैस गैस फेज में चले जाएंगे। तो फिक्सेशन रेट का मतलब है कि कितनी रेट का आपको पता है, अगेन आपने वो थर्मो काइनेटिक्स पढ़ी हुई है कि यूनिट टाइम के कितने टाइम के साथ जो है वो कितनी जल्दी फिक्स होता है। ठीक है, जल्दी फिक्स होना फिक्सेशन रेट अच्छा, लेट फिक्स होना फिक्सेशन रेट पुअर। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा स्टेनिंग ऑन डाइड, स्टेनिंग ऑफ डाइड पोलिएस्टर स्ट्रिंग थ्रेड आफ्टर स्टिचिंग। जब आप स्टिच करते हैं तो स्टिचिंग में भी मोस्टली पोलिएस्टर के ही धागे यूज होते हैं। अब वो धागा भी तो डाई हुआ है ना, तो उसके ऊपर भी स्टेनिंग आ जाए या उसका कलर भी उतर के चढ़े, तो ये भी पॉइंट हमने देखने होते हैं। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी जब आप करते हैं, जब कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई पे भी मोस्टली पोलिएस्टर का धागा होता है, या आपने देखा होगा कॉटन का उसके ऊपर भी स्टेनिंग। यानी कि एक तो हो गया कपड़े की कपड़े के ऊपर स्टेनिंग, एक हो गया जिससे स्टिच किया उस धागे की स्टेनिंग, और तीसरा हो गया कढ़ाई जो आप करते हैं एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसकी भी स्टेनिंग और एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल। हर चीज की हमने चीज को देखना होता है, प्रॉब्लम को चेक करना होता है। और ये वाली जो बातें कर लिखी हुई है ना, ये सिर्फ पॉलिएस्टर के लिए नहीं है, ये आपके रेगुलर कॉटन की डाइंग हो या आपके कोई भी और फाइबर की डाइंग हो, प्रिंटिंग हो, हर एक में ये प्रॉपर्टीज और ये क्वालिटीज हमने देखनी होती है। ठीक हो गया। क्रॉस स्टेनिंग ड्यूरिंग स्टोरेज का मतलब है कि आपने स्टोर कर दिया, आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं तो हम उनको स्टोर करते हैं। स्टोर के लिए भी मैंने आपको बताया था कि डार्क रूम में रखते हैं, धूप से भी बचाना, रोशनी से भी बचाना, और हर किस्म की एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम की वजह से कलर खराब होता है, बाद जगह पे हम उसके ऊपर एब्रो टेप लगा देते हैं शेड को महफूज रखने के लिए। तो हम मोस्टली अक्सर जगह पे ये होता है कि आप फैब्रिक को गारमेंट स्टोर में या कहीं पे भी आपने स्टोर किया होता है तो वहां पर भी स्टेनिंग आ जाती है एक दूसरे के ऊपर स्टोरेज की वजह से। तो ये चीजें भी होती हैं। और अक्सर जगह पे क्या होता है, स्टोरेज के साथ कलर के अलावा हमें स्मेली भी होना चाहिए। तो ये स्मेल वाले मसले, ये कलर के स्टेन के मसले, ये अक्सर स्टोर जब करते हैं ना टेक्सटाइल आर्टिकल्स, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। इनके भी फिक्स करने के तरीके हैं। हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं, इसके अलावा कोई फिनिशिंग के केमिकल चेंज करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है फैटी एसिड बेस ना करें जो रेंसिड हो जाए, जिससे गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाए। How we can avoid the problem due to poor sublimation fastness. Preheat setting most of the fabrics before dyeing, carefully selecting the dyes so that all component yarns have satisfactory fastness in multicolored or contrast color designs where fabric is not post-heat set. Selecting high sublimation dyes for dark shades and medium or low sublimation dyes for pale shades. The sublimation fastness influenced by the dyeing conditions and dyeing cycle followed. Therefore, the dyeing cycles must be optimized for best sublimation fastness. How to test the sublimation fastness of dispersed dyes? The sublimation fastness of dispersed dye is usually tested for staining and shade change, tested at 180 degrees Celsius or 210 degrees Celsius for 30 seconds, and rating is done on the 1 to 5 grade scale. If the rating is 5, which means it has good sublimation fastness. Dyeing mechanism of dispersed dyes. So now we will say the dyeing mechanism by using the dispersed dye. The dyeing of hydrophobic fibers like polyester fiber with dispersed dye may be considered as the process of dye transfer from liquid, means from water to a solid organic solvent to fiber. Dispersed dyes are ready to water with a surface active agent to form an aqueous solution, aqueous dispersion. The insolubility of dispersed dye enables them to leave the dye liquid
as they are more substantive to the organic fiber than to the inorganic dye liquor. The application of heat to the dye liquor increases the energy of dye molecules that accelerate the dyeing of textile fibers. So this is the reaction how the dispersed dye attach with the fibers. Heating of dye liquor swells the fiber to some extent and eases the dye to penetrate the fiber polymer system. Thus the dye molecule take its place in the amorphous region of the fiber. Once taking place within the fiber polymer system, the dye molecules are held by hydrogen bonds and van der Waals forces. The dyeing is considered to take place in the following simultaneous steps. Diffusion of dye in solid phase into water by breaking up into individual molecules. Then this diffusion depends on dispersibility and solubility of dye stuff and is aided by the presence of dispersing agents. So we add dispersing agents to increase the diffusion of the dye in solid phase. Adsorption of the dissolved dye from the solution onto the fiber surface. First, the dye adsorbed on the fiber surface. Then this dye stuff adsorption by fiber surface is influenced by the solubility of the dye in the dye bath and that in the fiber. Diffusion of the adsorbed dye from the fiber surface into the interior of the fiber substance toward the center. In normal condition, the adsorption rate is always higher than the diffusion rate, and this is the governing step of dyeing. When equilibrium time is reached, the following equilibria are also established. The equilibria between dye dispersed in the bath, dye dissolved in the bath, dye dissolved in the bath, dye adsorbed on the fiber, dye adsorbed in the fiber, and dye diffused in the fiber. So now we will see what are dispersing agents and their properties and functions. जैसे आपको बताया था कि ये जो है ना इसका रिएक्शन नहीं होता, एडजॉर्ब होता है सरफेस पे। डिफ्यूज होना है कि उसके अंदर कितना अंदर तक वो पेनिट्रेट कर गया कलर, लेकिन कलर जितना मर्जी पेनिट्रेट कर दे, एडजॉर्ब होने से ही वो बेहतर होता है। तो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी है ये, यानी कि सरफेस पे जुड़ जाना। Dispersed dyes are insoluble in water and form aqueous dispersion in water. At first, these dye molecules are formed as large particles and they are made smaller particles by grinding. But as they are water insoluble, they will give uneven dyeing if they are directly used in dye bath. So to ensure uniform and trouble-free dyeing, the dye should be present in dye bath in a uniform and very fine form and should give a stable dispersion. This is the reason for which a special chemical is used in dye bath named dispersing agent. They should be effective under dyeing conditions, stable to hard water, high temperature, and other dyeing assistants. ये जो डिस्पर्सिंग एजेंट होता है ना, ये मीडिया के अंदर आपको जैसे इसने बताया कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल होंगे तो क्या होगा, सरफेस पे रुक जाएगा, या अगर लाइट वेट है तो या फिर नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगी। पानी के अंदर इन्होंने सॉल्युबलाइज नहीं होना, हल नहीं होना, तो फिर क्या होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट वही है जैसे आप सस्पेंशन तैयार कर लेते हैं मेडिसिन की, कि वो मीडिया के अंदर डाई के मॉलिक्यूल इक्वली जो है ना वो डिस्पर्स होते हैं, फैल जाते हैं। इट डजंट मीन कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते, पानी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करते हैं। For example, soap powder, red oil, alkyl sulfates, alkyl aryls, sulfonates are some surface acting agents which are recommended as dispersing agents in dispersed dyes. They avoid uneven dyeing of the fiber. Functions of dispersed dye. Dispersing agents. It is used in the process of particle size reduction of dye. It enables the dye to be formed in powder form. It facilitates the reconversion of the powder into a dispersion which is required for dyeing. It maintains the dispersion in a fine form in the dye bath throughout the process. It increases solubility of dispersed dye in water. It affects on the art of dyeing. Effects of various conditions on dispersed dyeing. First, the effect of temperature. In case of dyeing with dispersed dye, temperature plays an important role.
For the swelling of fiber, temperature above 100 degrees Celsius is required. If high temperature dyeing method is applied, again in case of carrier dyeing method, this swelling occurs at 85 to 90 degrees Celsius. In case of thermosol dyeing method, if temperature is kept more, fabric is kept for less time in thermosol unit. It means if we increase the temperature, there should be less time. Because in high temperature, less time is enough for thermofixation of dye. If it is kept for more time, then dye sublimation and loss of fabric strength may occur. Again, though dispersed dye is a insoluble dye, its solubility increases with increasing temperature. For dispersed dyeing, the dye bath should be acidic and pH. अब जैसे ये फैक्टर ऑफ टेम्परेचर लिखा ना, हम जब टेम्परेचर रेज भी करते हैं ना, तो इसके लिए भी हम ग्रेडियंट के साथ जाते हैं। यानी कि जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना, तो मोस्टली हम 3 डिग्री या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। फिर जब 110 से 130 के दरमियान है ना, वो फिर हम और स्लो करते हैं। फिर 130 तक, मतलब इस तरह से हमने ना 3 किस्म के ग्रेडियंट होते हैं। 100 तक जाने के लिए फिर 100 से 120 इस तरह से हम बनाए होते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का भी हमने हिसाब रखना होता है। इसकी भी डिटेल में आपको दे दूंगा एग्जैक्टली। मुझे इस टाइम थोड़ी सी जहन में नहीं है कि एक्चुअल ग्रेडियंट जो है ना, बेस्ट आइडियल कौन सा है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा ये आपने देख लिया कि स्वेलिंग होती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फाइबर उसका स्वेल होता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं डाइज, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। फिर हम उसको ग्रेडियंट के हिसाब से टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो इसकी स्वेलिंग से डी स्वेलिंग हो जाती है, दोबारा से वो नॉर्मल फेज में आ जाता है और कलर उसके अंदर ट्रैप कर जाता है। तो ये है इसका तरीका। Should be in between 4.5 to 5.5. For maintaining this pH, generally acetic acid is used. We may also use any mineral acid like hydrophobic acid, but phosphoric acid, but those are strong and costly. So mild acid like acetic acid is used for controlling pH. इसके अलावा ये जो एसिड लिखा है ना, ये इन्होंने कई मिनरल एसिड भी यूज करते हैं। इसको हम करते नहीं है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर ब्लेंड डाइंग होती है, कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स होता है। अगर ये वाला आप एसिड यूज करेंगे ना, फास्फोरिक एसिड या कोई सल्फ्यूरिक एसिड टाइप, तो ये कॉटन को तो खा जाएगा फौरन। तो मोस्टली हम इसमें एसिटिक एसिड से भी जो बेस्ट है वो फॉर्मिक एसिड है। मतलब हम मोस्टली फॉर्मिक एसिड ये है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा एवेपोरेट नहीं होता है, एसिटिक एसिड उड़ जाता है, फॉर्मिक एसिड फिर स्टे कर जाता है। तो हम ज्यादातर फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं या एसिड बफर यूज करते हैं 4.5 से 5.5 pH के लिए। pH of the bath. At this pH, dye exhaustion is satisfactory. During color development, correct pH should be maintained, otherwise fastness will be inferior and color will be unstable. Heat setting procedure of polyester fabric. The process of heat setting is used to stabilize yarn twist, remove residue shrinkage, increase wrinkle resistance, and obtain durable pleat. Polyester may shrink 7% at boil and even more at high temperature. So we do the heat setting. The importance of heat setting is as below: to modify crystalline structure, to improve dimensional stability, to resist wet creasing during washing, to increase safe ironing temperature, to avoid shade variation and affect water inhibition. The disadvantage of heat setting are: some dyes sublime at high temperature, pre-setting reduced dye uptake. Heat setting can be done before or after dyeing. If the fabric is heat set before dyeing, the absorbency of fabric goes down, and if it is done before scouring and bleaching, then the dirt may permanently deposit on the fabric. If heat is done after dyeing, then some dye may sublime at high temperature and just cause shade variation. The time of heat setting depends on the fabric state. For example, gray, scoured, bleached, etc. It also depends on the count of yarning fabric. For heat setting, hot अगेन यहाँ air, पे वही hot जो roller हीट are सेटिंग ready. बताया था कि हम हाई टेम्परेचर पे इसको फैब्रिक को सेट करते हैं, डायमेंशन स्टेबिलिटी, ताकि वो उसका जो जोड़ जो हिले ना, वार्प वेफ्ट की मसला ना हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वो उसके डायमेंशन स्टेबिलिटी हो जाए, बोइंग स्विंग ना हो। इसके अलावा जो क्रीज बनती है उसके अंदर वो ना बने। तो इसके लिए जो हम उनके नुकसानात लिखे हैं, फायदे लिखे हैं, वो भी आप समझ लें कि अगर आप हीट सेट से एब्जॉर्बेंसी पे भी मसला आ सकता है, एब्जॉर्बेंसी कम हो सकती है। हम ना, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में हम जो है कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स होता है,
तो उसमें फिर कॉटन के अंदर तो आपको पता है गंद मंद होता है, जिसको हम स्कावरिंग और ब्लीचिंग में हम उसको गंद को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर ये चांस है कि हीट सेट से वो डिपॉजिट ही हो जाए तो ज़्यादा पक्का ही जुड़ जाए गंद, क्योंकि वो भी केमिकल ही होते हैं, वो हीट सेट से वो ही पक्के हो जाए, ये वाले चांसेस होते हैं उसमें। तो अगर बाद में करेंगे तो वो आपको जैसे बताया कि हाई सब्लिमेशन भी तो 130 ये वो या 170 तक हो सकता है, 180 से ऊपर जाएंगे तो इवन हाई सब्लिमेशन कलर भी का भी चांस होता है कि वो भी उड़ जाए उस टेम्परेचर पे। तो उससे वाइड करने के लिए फिर हम डाइड को नहीं करते, बल्कि उसको जिसको कहते हैं ग्रे फैब्रिक को ही करते हैं। Machine can be used. And after dyeing, we do the reduction clearing. In case of dark shade dyeing, we have to use more amount of dye and chemicals, but these chemicals should be removed from fabric after dyeing. For this reason, a special ये जो रिडक्शन क्लियरिंग प्रोसेस है ना, ये आप ये समझ लें कि डार्क कलर हम अगर ब्लेंड डाइंग भी करते हैं ना, जब हम पोलिएस्टर कॉटन मिक्स, अगर हमारे पास नेवी कलर है, रेड कलर है, मैरून कलर है या ब्लैक शेड है, तो उसमें भी हम ब्लीच नहीं करते कॉटन पोर्शन को। हम क्या करते हैं, रिडक्शन क्लियरिंग करते हैं कि जो कि कलर कॉटन के ऊपर टिंट कर गए हैं वो रिडक्शन क्लियरिंग से निकल जाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जैसे आपको रंग कार्ड कहते हैं इसको इंडस्ट्री में, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और कास्टिक सोडा। तो रंग कार्ड, कास्टर और टिंगाल डब्ल्यू जो है ये डिटर्जेंट है, ये एक कॉमन नेम दिया हुआ है किसी का, अदरवाइज ये डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट डाल के रंग कार्ड और कास्टिक डाल के इसको फिर हम 80 डिग्री पे मोस्टली 20 मिनट का टाइम देते हैं, तो ये रिडक्शन क्लियरिंग हो जाती है। मतलब कॉटन के ऊपर से आप कॉटन को तो नहीं डाई किया, हम पहले पोलिएस्टर डाई करते हैं, उसके बाद हम कॉटन डाई करते हैं जब ब्लेंड डाइंग कर रहे होते हैं, तो ये उतर जाता है। लेकिन अगर हमने लाइट शेड करने हो, फॉर एग्जांपल हमने पिंक कलर करना है, लाइट पिंक कलर, बेबी पिंक जिसको कहते हैं, लाइट ग्रीन कलर करने और येलो कलर करना है, तो तब फिर हम रिडक्शन क्लियरिंग के से हमारा काम नहीं बनता। हमें पोलिएस्टर डाइंग के बाद हमें फिर रेगुलर ब्लीच करना पड़ता है, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कास्टिक सोडा यूज करते हैं, तो फिर वो जाके हमारा जो है ना कॉटन पोर्शन डाई के काबिल होता है। process is used in case of dispersed dyeing. This cleaning process is called reduction cleaning. A typical recipe for reduction cleaning is given below. By reduction cleaning, surface dye molecules and unfixed dye molecules are stripped, and this in turn results in level dyeing. Reduction cleaning also improves wash fastness property of textile material. Now we will see the methods. There are three methods which we use for dyeing fiber. The first is carrier dyeing method. It has been established that certain hydrocarbons, phenols, amino acids, amides, alcohols, esters, ketones, nitriles accelerate the rate of dyeing polyester fiber with dispersed dye from aqueous medium at temperature up to 100 degrees Celsius. These dyeing assistants alter the dispersing property of the dyes and the physical characteristics of the fiber so that more dye can be transferred from the dye back to the fiber. These are called carriers, and these are necessary for dyeing polyester fibers at the normal pressure and temperature below 100 degrees Celsius because they increase the property of the dispersed dyes. Some commercial carriers. These are some commercial carriers, their manufacturer and their chemical class. Factors considered for selecting a carrier: high carrier efficiency, availability at low cost, little or no effect on light fastness of final dyeing, absence of unpleasant odor, non-toxicity, no degradation or decoloration of fiber, ease of removal after dyeing, high stability under dyeing conditions, compatibility with dye stuff, ease of dispersion in the dye bath, low volatility of the carrier including low volatility in the steam, uniform absorption by ये the जो है ना fiber. फैक्टर्स, ये आपने कैरियर के सिलेक्शन में हमें ये वाले जो थ्रेड्स हैं इनको अवॉइड करना होता है। मतलब कैरियर सिलेक्ट करें या कैरियर जब भी खरीदते हैं हम इंडस्ट्री में, तो हम ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि आया ये वाला मसला ना हो जाए। जैसे हाई कैरियर एफिशिएंसी मतलब है कि हम थोड़ा डालें और उससे हमारा काम हो जाए, ये ना हो कि हमें बहुत ज्यादा डालना पड़े, हमारी भी कॉस्ट बढ़ेगी। लो कॉस्ट होना चाहिए, ये अक्सर लो कॉस्ट ही होते हैं। लिटर आर नो फैक्टर ऑफ लाइट फास्टनेस ऑन फाइनल डाइंग, यानी कि आपने एक हाई सब्लिमेशन कलर के साथ डाइंग की, उसका लाइट फास्टनेस बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने कैरियर डाल के लो टेम्परेचर पे डाइंग की है कि लो टेम्परेचर पे स्वेल कर जाए, तो ऑब्वियसली हमें उसकी लाइट फास्टनेस पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसमें डाइस की भी क्वालिटी आ जाती है थोड़ा सा
इसकी भी आ जाती, कैरियर की भी, कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट वैसे डाई सिलेक्शन का ही होता है। अब्सेंस ऑफ अनप्लेजेंट ओडर, समटाइम इसकी स्मेल बड़ी अजीब सी होती है, तो अनप्लेजेंट ओडर ना आए बाद में भी, पहले भी। टॉक्सिक ना हो, ये तो बताया कि इन्वायरमेंट के कंसर्न से तो हमारा बहुत ज्यादा है, कि आपके वेस्ट वाटर में भी ना आए और हमारे ह्यूमन स्किन के लिए, फैब्रिक के लिए, किसी जगह पे भी प्रॉब्लम ना आए। नो डिग्रेडेशन और डिस्कलरेशन ऑफ फाइबर, कि उसको डिग्रेड ना करे, कलर खराब ना करे, और आपका कलर की डीपी वैल्यू अगर कॉटन के साथ मिक्स है या किसी और के साथ, तो उसको भी प्रॉब्लम ना करे। ईज ऑफ रिमूवल आफ्टर डाइंग, आपने डाइंग किया उसके बाद आपके डाई बात से आराम से निकल, ये ना हो कि वहां पे ही जो है ना घर बना के और सत्तू पी के बैठ जाए। हाई स्टेबिलिटी अंडर डाइंग कंडीशन, हाई डाइंग कंडीशन में वो स्टेबल हो, ये ना हो कि वहां पे जब डाइंग हो रही हो तो उसके अंदर ही इसका केमिकल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। कंपेटेबिलिटी विद डाई स्टफ के साथ भी इसकी केमिस्ट्री मैच हो, ये ना हो कि ये अपनी ही वहां पे टांग अड़ाता रहे और डाइंग में प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। लो टेम्परेचर पे स्वेलिंग तो कर दी, अब ये ना हो कि वो डाइंग में भी प्रॉब्लम करे, क्योंकि ये डाई बाथ में हम डालते हैं। ईज ऑफ डिस्पर्स इन द डाई बाथ, आराम से डिस्पर्शन भी हो जाए इसकी। लो वोलेटिलिटी ऑफ द कैरियर इंक्लूड लो वोलेटिलिटी इन द स्टीम, कि वहां पर भी ये उड़े ना, ये ना हो कि वोलेटाइल होके उड़ जाए, सॉल्वेंट बेस ऐसी चीज ना हो। यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन बाय द फाइबर, फाइबर भी इसको यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करे। So here is the mechanism of carrier action. In carrier method of polyester dyeing, carrier is used. Carriers swell the fiber and ultimately cause relaxation of the fiber. They may operate by opening up the internal fiber structure and allow the dye molecule to diffuse more rapidly. They act as molecular lubricants, reducing intermolecular forces operating in the fiber, thereby following the dye molecule to force its way in. Its action may be described as below. It creates dye film on the fiber surface. Carrier take dye inside the fiber from dye-carrier association. It increases the solubility of dye in the dye bath. Carriers penetrate inside the fiber polymer chain and thereby reduce interchain attraction. Thus, polymer chain become movable and so dye molecule may enter the polymer system of fiber. It increases swelling of the fiber. The absorbed carrier increases the rate of dye uptake by creating liquid co-fiber. It increases the absorbency power of fiber. It lubricates the thermally agitating fiber molecules. The automatic portion of carrier is postulated to have van der Waals force and attraction for hydrophobic group of it attract water. With increasing molecular weight, the carrier efficiency also increase up to अच्छा, a मजे की certain बात ये है कि level. कैरियर जो है ना लोकल इंडस्ट्री में रह गया है, बाकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इदारे हैं ना, वो कैरियर के साथ नहीं प्ले करते, वो रेगुलर हाई टेम्परेचर पे ही डाइंग करते हैं। लेकिन अगर आप आजकल के कंसर्न देखें, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हीट सेफ्टी के बारे में देखें, या आप वाटर की सेविंग या एनर्जी की सेविंग की जब हम बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, हमें इसी तरफ सोचना पड़ता है। इसके अलावा जब हम ये जो हमारे सॉक्स की डाइंग होती है, तब भी ये हमें हेल्प आउट करता है, क्योंकि सॉक्स के साथ बहुत से ब्लेंड ऐसे होते हैं जिनको आप हाई टेम्परेचर पे कर ही नहीं सकते। मतलब वो सॉक्स की मैं प्रोसेसिंग आपको देखा हूँ, टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ब्लेंड यूज होते हैं और उसके लिए क्या करें। इवन हम ब्लीचिंग भी जो करनी होती है ना 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो भी समटाइम हम 80 डिग्री पे कर रहे होते हैं, ताकि वो जो है एक्रिलिक, या अगर मोस्टली अगर एक्रिलिक के साथ ब्लेंड है तो एक्रिलिक में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने साथ साथ नोट करनी होती है कि हमारा ब्लेंड क्या है और कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट करना होता है। इसलिए ये टोटल जो है वो आपकी वहां पर एक रेगुलर R&D चल रही होती है जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं। Dyeing of polyester fabric with dispersed dye in carrier method. This is the same procedure as I told you. Here are some disadvantages of carrier dyeing. Carriers add to production cost of dyeing. Firstly, for dyeing, it is used which is costly, and is secondly, for its removal, alkali is required. Carriers are unhygienic and toxic. It creates skin diseases. Some dyeing machines may create carrier spots. Carrier affect the light fastness property of dyed material. This effect may be reduced by treating the material with hot air for 30 minutes. Some carriers are diet specific. They possess different efficiencies with different dyes. Others have compatibility with certain dyes.
So the second वो method जो of ऊपर आपने मेथड था वो तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है। डाइंग का जो प्रोसीजर है, हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, पहले हम चीजें ऐड करते हैं, वो आप गोल करके, हालांकि वो प्रोसीजर था इसका ना, कैसे अप्लाई करते हैं। dyeing is high temperature dyeing method. In high temperature dyeing method, either material or liquor should circulate. Otherwise, dye molecules will not penetrate inside the material. They will stay on surface only. In this method, temperature is kept in between 105 to 140 degrees Celsius and pressure is kept from 0 to 170. This method is also known as pressure dyeing, which is used for highly crystalline synthetic fibers and their blends. This technique causes the fiber to swell even more than which achieved at 100 degrees Celsius temperature. So that dye molecule penetrate the fiber polymer system, it eliminates the need of carriers because here the temperature is high that causes swelling of the fiber. So this is the recipe of high temperature dyeing method. And next one is ये जो procedure. ml लिखा हुआ ना, ये लिखकर रेशो है कि अगर 1 किलो कपड़ा है तो उसके लिए 10 किलो पानी हमारा 10 लीटर यूज होगा। पीएच 4 से 5.5 है, ये पीएच है 130, टाइम 60 मिनट है। ये भी मोस्टली ज्यादा लिखा हुआ है, आधे घंटे में 45 मिनट में हो जाता है। वैसे एसिटिक एसिड के बजाय मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड भी यूज कर सकते हैं आप, और कोई बफर सोल्यूशन भी यूज करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट आपको डालना पड़ता है, ये भी समटाइम अगर आप ना भी डालें, अगर आपकी मशीन की स्पीड अच्छी है तो अच्छी डिस्पर्शन हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे में कर रहे हैं। अगर जेट मशीन में कर रहे हैं तो खैर मैं तो अपना नहीं डालता होता था जब मैं डाइंग करता था, तो लेकिन अगर जिगर वगैरह में करते हैं जहाँ पे स्पीड स्लो है तो डाल लेना चाहिए, आई थिंक सो। At first, a paste of dye and dispersing agent is prepared and water is added to it. pH is controlled by adding acetic acid. This condition is kept for 15 minutes at temperature 60 degrees Celsius. Then the dye bath temperature is raised to 130 and this temperature is maintained for 1 hour. Within this time, dye is diffused in dye bath, absorbed by the fiber and the required shade is obtained. The dye bath is cooled as early as possible. The fabric is hard rinsed and reduction cleaning is done if required. Then the fabric is finely rinsed and dried. ये भी जो 60 डिग्री लिखा है ना, ये खैर पुराना डेटा होगा, वरना अब जो है ना 80 डिग्री पे इसको करते हैं हम ड्रेन, और 80 डिग्री पे हो जाता है। और वो ग्रेडियंट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो जो मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है तो आइडियली तो ये है कि लो टेम्परेचर पे लेके आना है, तो हम ग्रेडियंट के साथ मतलब 3 डिग्री पर मिनट के हिसाब से ये मैक्सिमम है। और हम जो है जब इसका फिलामेंट खुल रहा होता है तो तब हम और स्लो कर देते हैं ताकि वहां पर अनइवन किस्म की एड्सॉर्प्शन ना हो, तो हम स्लो कर देते हैं। 100 तक तो इतना नहीं होता, 100 के बाद हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। This is a graph from which we can see the high temperature dyeing method. अगर इस पिक्चर में भी देखें तो ये जो है ना ऐसे ऊपर को जा रहा, ये होता है ग्रेडियंट कि किस टेम्परेचर पर मिनट के हिसाब से टेम्परेचर राइज करेगा। अब इन्होंने ये लिखा है 30 मिनट में। हाँ, ये भी एक तरह का ग्रेडियंट है कि आधे घंटे में आप टेम्परेचर पूरा करें, जल्दी ना करें। First, keep the temperature at 60 degrees Celsius for 15 minutes and add dye plus dispersing agents plus fiber. Then for 30 minutes and then increase the temperature for 60 minutes at 130 degrees Celsius and then keep the temperature at 60 degrees Celsius and wash off and dry the fiber. And the last and the third process of dyeing is thermosol dyeing method. Dyeing of polyester fabric in thermosol dyeing method. Thermosol method is continuous method of dyeing with dispersed dye. Here dyeing is performed at higher temperature like the temperature is 180 to 220 degrees Celsius in a closed vessel. Here time of dyeing should be maintained very carefully to get required shade. Because the temperature is high, if we will keep it for a longer time, it will reduce the strength of the fabric. Sequence. This dyeing process is developed by DuPont Corporation in 1949. Here at sufficient temperature, the fibers are softened and their internal structure is opaque. Polymer macromolecules vibrate vigorously and dye molecule diffuse in a fiber. It requires only a few seconds to 1 minute and temperature about 200 to 230 degrees Celsius. The sequence of operation is padding, drying, thermofixing, and then after treatment.
The procedure of thermosol dyeing method. At first, the fabric is padded with dye solution using above recipe. Then the fabric is dried at 100 degrees Celsius temperature in dryer. For dyeing, infrared drying method is an ideal method by which water is evaporated from fabric in vapor form. This eliminates the migration of dye particles. Then the fabric is passed through thermosol unit where thermofixing is done at about 205 degrees Celsius. After thermofixing, the unfixed dyes are washed off along with thickener and other chemicals by warm water. Then soap wash and reduction cleaning is done if it is required. And finally, the fabric is washed and dried. So here is a comparison between high temperature, carrier and thermosol dyeing method. In carrier method, we use carrier but no thickener. In high temperature, there is no use of carrier, no use of thickener. Thickener is used and no carrier is used because the temperature is high. Not used nowadays, used no, and method is in use. In carrier method, lower drying temperature. ये जो थिकनर लिखा है ये वो वाला थिकनर है जो आपको प्रिंटिंग में बताया था कि पूरी पेस्ट बना देते हैं। सिर्फ ये होता है थोड़ा सा ये गाढ़ा सा हो जाता है, लेकिन होता पंपेबल लिक्विड ही है। और थोड़ा सा जैसे थर्मोसोल कंटिन्यूस डाइंग है, इसके ऊपर आपने देखा ऊपर पैड करते हैं, उसमें से पैडर में से गुजारा, उसके बाद ड्राई किया। ड्रायर के लिए भी आपको बताया इंफ्रारेड ड्रायर होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन से ड्राई करते हैं, वो साथ ही लगे होते हैं उसके ना, ड्रायर IR ड्राइंग। उसके बाद जो है ना ये थोड़ा सा इसलिए कि इतना पतला पानी की तरह से नहीं होता जैसा हम हाई टेम्परेचर में और कैरियर मेथड में यूज करते हैं। इसमें तो आपको कोई यूज, इसमें हम थोड़ा सा ऐसी पेनिट्रेटिंग हमारे पास केमिकल्स होते हैं जिसमें माइग्रेशन इनहिबिटर या इस तरह की चीजें, वो एक्रिलिक बेस्ड चीजें को डाल देते हैं जिससे वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। पानी जैसा नहीं रहता लेकिन लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड भी कोई इतना गाढ़ा नहीं होता कि बिल्कुल शहद की तरह, थोड़ा सा आप समझ लें गाढ़ा पानी बन जाता है। ये आप समझ लें। High temperature dyeing and very high dyeing temperature. Productionless, more carefulness required, very much carefulness required. Costly as carrier is used, it is not costly, costly as special. Less bright shade, more bright shade and very bright shade. And the स्पेशल मशीन का मतलब है कि ये थर्मोसोल मशीन होती है, ये बड़ी महंगी होती है और मशीन की कॉस्ट ही मतलब बहुत ज़्यादा। ये जो दूसरी है ये जेट मशीनें या होगी या कोई और मल्टी फ्लो मशीन या सॉफ्ट फ्लो मशीनें, ये उतनी महंगी नहीं होती जितनी ये एक कंटिन्यूस डाइंग की मशीन होती है। और ये भी जो कैरियर की कॉस्ट है ये अगर आप देखें तो ये अगर आप इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिर हमें कैरियर महंगा नहीं लगेगा। फेस वैल्यू की रेसिपी की बात करें कि अगर हमारी रेसिपी थी 20 रुपए तो 20 से अब 23 रुपए होगी कैरियर डालने से, तो फिर तो हमें लगेगा महंगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसने एनर्जी कितनी सेव की और वो जो स्टीम की कॉस्ट है वो अगर हम डालेंगे फिर हमें ये महंगा नहीं लगेगा। carrier method, batch-wise process, but this one is continuous process. So these all are the difference between carrier, high temperature and thermosol dyeing method. So now we will see the printing of polyester with dispersed dye. First we will see its introduction. Dispersed dyes are the most suitable dyes for printing polyester fabric. Selecting dyes with good streaming and thermofixation fastness are suitable for printing. The washing fastness of dispersed dye on polyester are much higher than acetate, triacetate or nylon. Dispersed dye have a high degree of dispersibility and the dispersed dyes marketed in liquid form are easy to make into stock thickening without pre-dispersing. The printing paste should contain a dispersing agent. Thickeners used in printing with dispersed dyes. Proper selection of thickener is important in printing polyester fabrics with dispersed dyes. It depends on method. अब अगेन इसमें जो थिकनर की बात हो रही है ये वो थिकनर है जो आपके मैंने प्रिंटिंग में बताया था, क्योंकि अब प्रिंटिंग की बात हो रही है तो ये वही थिकनर आपको मैंने बताया था कि डिस्पर्स प्रिंटिंग में आप पोटैटो बेस स्टार्च जो गम है वो यूज करते हैं, टेमरीन बेस जो इमली से निकलती है वो करते हैं, ग्वार गम करते हैं। ये तीन जो है जो ज्यादातर यूज होती हैं। तो इनमें जो है हर तरह से मैंने जो गम पर्सनली यूज करके देखी है प्रिंटिंग में। और आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में अब जो सिर्फ जो लेडीज के दुपट्टे रह गए हैं वो होते हैं इससे पॉलिएस्टर डाई, अदरवाइज जो है वो महंगे जो दुपट्टे हैं वो तो क्रिंकल शिफॉन का यूज करते हैं। तो वो ये जो डिस्पर्स प्रिंटिंग हो रही है ये आजकल कॉटन का सूट जो होता है लॉन का, इसके साथ जो दुपट्टा लग रहा होता है वो ज्यादातर इसका जो हम कहते हैं रेशमी दुपट्टा है,
ठीक है, सिल्क का दुपट्टा, वो बेसिकली पॉलिएस्टर का होता है। और ये भी कपड़ा जो है ज्यादातर इंडिया से आ रहा होता है, पॉलिएस्टर का बारीक जो दुपट्टे का है, इसके ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं, डिस्पर्स प्रिंटिंग, डिस्पर्स डाइज जो कि प्रिंटिंग में यूज होती हैं, हाई सब्लिमेशन कलर जो मैंने आपको बताया वो हम यूज करके उससे प्रिंटिंग करते हैं। और इसके लिए जो गम है वो हम इसी तरह से बनाते हैं। उसको स्वेलिंग टाइम देना पड़ता है 12 घंटे, कम से कम 12 से 48 घंटे भी दे देते हैं, लेकिन 72 घंटों से पहले पहले यूज कर देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं गम, नेचुरल गम है जो इनकी विस्कोसिटी फिर डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है इस तरह से प्रॉपर थिकनर हम यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है हम और भी चीजें हैं, वो खैर ज्यादा मेन चीज मैंने आपको बता दी है यही। Of printing. For example, either roller printing or screen printing, and method of fixation of dye. The kind of fabric to be printed also includes a thickener choice. Suitable thickener should adhere well to the fabric and should produce an elastic film to prevent cracking. The thickener should be easily removable in the after treatments. Thickening with a high solid content bring less water on high. ये जो प्रॉपर्टी है ना कि थिकनर बाद में फैब्रिक से निकल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये फैब्रिक से नहीं निकलेगा, फैब्रिक आपका हार्ड और हार्श फीलिंग आएगी, और आपको लगेगा जैसे फैब्रिक मोटा मोटा। और मोटा कपड़ा जो है आपको मैंने बताया था वो सस्ता समझा जाता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता। इस तरह जब कॉटन की प्रिंटिंग करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि सोडियम एल्जीनेट यूज करने की वजह यह है कि वो वॉशिंग में आराम से निकल जाता है। और उसके बाद फिर हम फैब्रिक जो आपका बड़ा लाइट वेट था, क्योंकि अगर आपने काउंट कम यूज किया, अगर आप 80-80 का काउंट यूज कर रहे हैं या 100 का काउंट यूज कर रहे हैं, तो आपने तो बारीक कपड़ा लिया, आपने महंगा उस पर खर्चा भी किया। तो अब अगर थिकनर नहीं निकलेगा तो वो मोटी फील जो आएगी वो अच्छी बात नहीं है, वो फिर आपकी कॉस्ट कम कर देगी। मार्केट में आपका फैब्रिक जो है महंगा धागा लगाने के बावजूद सस्ता निकलेगा। और ये दूसरा जो फिल्म क्रैकिंग है, इसकी इलास्टिक फिल्म होती है कि अगर आप एक हार्ड चीज है उसमें अंदर इलास्टिसिटी होगी, तो वो अगर आपने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वो ये ना हो कि वो उसमें क्रैक आ जाए जब आप ड्राइंग और उसकी फिक्सेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उस थिकनर से रिलेट भी करते हैं। इसके अलावा भी रिलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम थिकनर में देखनी होती हैं। तो इसके अलावा एक और भी मसला होता है कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो थिकनर में, जो जाली जब आप प्रिंट कर रहे हो तो उसमें चोकिंग का इशू भी आ जाता है। पार्टिकल साइज इसमें बड़ा मैटर करता है। इसी तरह डिजिटल प्रिंटिंग में भी ये चीज पार्टिकल साइज बड़ा मैटर करता है। तो ये हमें एक नहीं बहुत सी प्रॉपर्टी थिकनर में हमें देखनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल जो है सूटेबल थिकनर वही होता है जो कि सब किस्म के मसले उसके ना हमें फील हों। Hydrophobic fabric and produce sulfur and more level prints than those with low solid content. But the thickening with low solid content behave better with respect to cracking and in thermosol process for better color yield, but its sharpness in print is not as good as with the high solid content thickening. These are the most common used thickness. There are starch ethers, natural gums, locust bean gum, and CMC, and microgum, Maprogum. Printing on polyester fabrics with dispersed dyes. For printing on polyester fabric with dispersed dye, the आपने मजे की बात देखी, जो मैंने बोली है वो इसमें लिखी नहीं, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा बाद में आगे पीछे होता है, कुछ लोग सही बताते नहीं। ठीक है, ये नेचुरल गम जो लफज है ना, इसमें वो आगे जो मैंने आपको बताया ना, जो 2 नंबर पॉइंट, नेचुरल गम कौन सी है, जिसमें आपको मैंने बताया मेन जो है टेमरिन, पोटैटो, और जो एक सबसे ज्यादा ये ग्वार गम। ये 3 किस्म की गम जो है ज्यादातर डिस्पर्स प्रिंटिंग में यूज हो रही selection of thickener is very important. The print paste should adhere on the fabric surface and penetrate into it. During fixation after dye at high temperature, the fabric is in a paste state and the dye in a volatile state, so that dissolve in the fabric and the color becomes very fast. The penetration becomes so deep that it is difficult to distinguish between the printed fabric side and black and back side. This is a recipe for printing of polyester with dispersed dye. So the fixation methods after printing. There are the 3 fixation methods. The first one is thermofixation, superheated steaming, and then high pressure steaming. We will discuss them one by one. The first is thermofixation. The feature of this method of dye fixation are mentioned below. No steam is used. Dye is fixed by subjecting the print to hot air at 2100 degrees Celsius for 1 minute. The fixation is carried out in a baking oven
are in a baking oven are in a center where heat setting can also be done simultaneously. The process productivity is high. The dye which have good sublimation fastness are subjected to this thermofixation process. There is 10 to 15% loss of color in thermofixation, so the shade becomes dull. It is a continuous process of dye fixation which gives high production. Superheated steaming. The feature of this method of dye fixation are mentioned below. It is a continuous process. This method is the best of the three methods. Dye is fixed at 100 to 180 degrees Celsius for 2 to 1 minute by radiators. High productivity, no loss of color. Dye with medium sublimation fastness can be applied. The fabric handle is very soft. Heat pressure steaming. The feature of this method of dye fixation are mentioned below. This continuous process, low productivity, dye fixation is done by high pressure steam, low production. Dye with low sublimation fastness can be applied. It gives good color yield and bright print and smoothness. So after printing, we again do the reduction cleaning that we do after dyeing. After the fabric is applied, dye fixation method, it is subjected to reduction cleaning process. Reduction cleaning process is carried out for painting deep shades, more than 5 to 15%. So this is for reduction cleaning, a bath is prepared containing caustic soda, hydrosulfide, sodium ionic detergent, and then its ratio is 1:5. In the bath, caustic soda and hydrosulfide are taken for the stripping of dye, and non-ionic detergent is taken for washing off. After passing the printed fabric through this bath, then the fabric is washed off by hot air and then with cool air. So this is all from my side. Thank you.